Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today we are going to start chapter number 17 remaining portion that is gonads. यानी कि आज हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा. गोनेड्स की बात करें तो मेल्स के केस में गोनेड्स हम कहते हैं टेस्टिस को और फीमेल्स के केस में हम गोनेड्स कहते हैं ओवरीज को. ओवरीज में से आप कह सकते हैं कि ओवरीज में जिन हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है वो दो तरह के हार्मोन्स हैं जिनको हम फीमेल हार्मोन्स भी कहते हैं. दैट आर ईस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स. दीज हार्मोन्स आर बेसिकली स्टीरॉयड हार्मोन्स. ओस्ट्रोजन का काम क्या है? ये रैपनिंग फॉलिकल से रिलीज होता है और बहुत सारी स्पीशीज़ में ओवरी के अंदर कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद होते हैं, वो सेल्स भी ओस्ट्रोजन की सिक्रीशन करवाते हैं. इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल बेसिकली कौन करता है? जैसे कि हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स आते हैं, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि बाकी ग्लैंड्स की सिक्रीशन के लिए कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करे. यानी कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को, जैसे हमने कहा था कि वो एंटीरियर लोब जो है उसका मास्टर ग्लैंड कंसिडर किया जाता है, उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं. उसकी रीज़न हमने क्या बताई थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स बनाने के अलावा वो ट्रॉफिक हार्मोन्स भी बनाता है जो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को या हार्मोन्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है. तो इट मीन्स कि गोनेड्स के हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल होती है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, इसको हम कहते हैं FSH हार्मोन. ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टार्ट करवाता है. जैसे ही फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, डेवलपमेंट जैसे जैसे प्रोसीड होती जाती है, तो जब फॉलिकल्स पक जाते हैं मतलब राइप हो जाते हैं, तो उस रिजल्ट में राइपनिंग फॉलिकल में से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम ऑस्ट्रोजन का नाम देते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज़ प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन कैसे होती है? प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो बनता है रप्चर्ड फॉलिकल से. अब रप्चर्ड फॉलिकल जो है इसमें मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. बेटा यहाँ पे मैंने एब्रीवेशन से कंप्लीट नेम नहीं लिखा बिकॉज हम पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑलरेडी ये नाम पढ़ चुके हैं, इसलिए आप वहीं से इनके नाम को दोबारा से एक दफ़ा देखोगे. LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो ओव्यूलेशन होती है, यानी कि एग के रिलीज़ होने के बाद, फॉलिकल के रप्चर होने के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज़ हो चुका हुआ होता है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली किस चीज़ को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा? वो रप्चर्ड फॉलिकल को एक येलोइश बॉडी में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में चेंज करता है. उस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से हार्मोन रिलीज़ होता है, उसको हम प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं. डायग्रामेटिकली इसको बेटा एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन इसके बेसिक पॉइंट्स में से जस्ट बताऊंगी बिकॉज इन ओवरीज की बेस पे, टेस्टिस की बेस पे हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 18 में डिस्कस करना है बहुत डिटेल में. तो राइट नाउ आप इन हार्मोन्स के बेसिक रोल्स, इनकी सिक्रीशन कैसे हुई, कौन इनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, वो इस चैप्टर में क्लियर आउट करोगे. मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हुई, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हार्मोन्स ने रोल कैसे प्ले किया, फीमेल साइकिल कैसे हुई, या बाकी जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज होंगे बेटा हम उनको चैप्टर 18 में क्लियर करेंगे. अभी आपने इसको एज सच ही याद करना है. तो ओवरीज में जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, अगर हम उसके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है. फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? ब्रेस्ट की इन्हांसमेंट होना, यानी कि ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना. सेकेंडली मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये वो कैरेक्टर्स हैं जो फीमेल में पुबर्टी पे स्टार्ट होते हैं, जब एक औरत बलूगत में, जब एक फीमेल बलूगत में एंटर होती है. ठीक है, यानी कि पुबर्टी होती है, जवान होती है. उसके अलावा यूट्राइन वॉल की थिकनिंग में इन्वॉल्व होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है. वो पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बूस्ट अप करता है, यानी कि उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता है. अब ये पॉजिटिव फीडबैक कैसे है? पॉजिटिव फीडबैक ऐसे है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करवा रहे हैं. ऑस्ट्रोजन इसी फॉर्म में पिट्यूटरी ग्लैंड से और हार्मोन्स की रिलीजिंग को इंक्रीज़ करवाएगा. तो इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक. ये सिमिलर रिस्पॉन्स जा रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव फीडबैक होता है. अब यहाँ पे जैसे भी कहा कि यूट्राइन वॉल को थिक करता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ओवरी के साथ एक ट्यूब नज़र आ रही है, फेलोपियन ट्यूब. जब ओवरी से एग रिलीज़ होता है तो वो एग इस फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए यूट्रस में ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, तो ये जब यूट्रस में ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर वो 24 आवर्स तक फर्टिलाइजेशन के लिए वेट किया कहने के प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है, जब 24 आवर्स के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उस एग को वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, यूट्राइन वॉल को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है. यानी कि एग को बॉडी से रिलीज़ करने के प्रोसेस को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हो. बॉडी से रिलीज़ करने की बात हो रही, नॉट फ्रॉम द ओवरी.
ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले स्टार्ट में कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज हुए, उन हार्मोन्स ने फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट करवाई। जैसे ही फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हुई, फॉलिकल्स रैपेंड हुए, एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन हुई। फॉलिकल्स से ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन नॉट एवोल्यूशन, इट्स ओव्यूलेशन, मतलब एग के रिलीज होने के बाद का प्रोसेस जो है वो सारा इसमें आ जाता है। यूट्रस का थिक होना, प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होना, ये सारा काम, सारा प्रोसेस जो है उसमें आता है। दैट्स वाई एसाइड के चैप्टर 18 में फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप सिर्फ हार्मोन की फंक्शनिंग को स्टडी करोगे। तो पहला फंक्शन क्या बताया कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है, यूट्रस की वॉल को थिक करता है। उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की लेवल को इंक्रीज करेगा, यानी कि उसको बूस्टअप करवाएगा उसकी सिक्रेशन को। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बाद, पीरियड्स के बाद यूट्राइन वॉल को हील अप करने में, उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। और ईस्ट्रोजन के अंडर इन्फ्लुएंस यूट्राइन वॉल के कुछ सेल्स जो हैं वो ग्लैंडुलर बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो ग्लैंडुलर बन जाते हैं, इट मीन्स कि वो कुछ प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस क्रिएट आउट करते हैं। वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस विद इन यूट्रस एम्ब्रियो जो है वो उनको अपटेक करेगा, उनको एब्जॉर्ब करेगा या उनको फूड के तौर पे इस्तेमाल करेगा, ताकि उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है या उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो आगे फर्दर प्रोसीड हो सकें। अगर ओएस्ट्रोजन अंडर सिक्रीशन हो, यानी कि अगर ओएस्ट्रोजन की प्रोडक्शन, उसका रिलीज, उसकी सिक्रीशन कम हो, तो बिफोर प्यूबर्टी अगर उसकी सिक्रीशन कम हुई है तो सेक्सुअली फीमेल जो है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगी। अगर आफ्टर प्यूबर्टी ओएस्ट्रोजन की सिक्रीशन कम हुई है तो यानी कि एडल्ट में स्टेरिलिटी आ जाती है, यानी कि इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मीन्स के प्रोडक्शन नहीं होगी, एग प्रोडक्शन नहीं होगी, एग प्रोडक्शन नहीं होगी तो इट मीन्स कि एग रिलीज नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होगी। उसके अलावा हमने एस्ट्रोजन के लेवल के कम होने के से रिलेटेड एक हमने बोन्स की डिफॉर्मिटी भी पढ़ी थी, दैट वाज ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, जिसमें आपने बताया था कि बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो एस्ट्रोजन का लेवल अगर प्यूबर्टी से पहले कम हो जाए या उसकी प्रोडक्शन सिक्रीशन कम हो रही है तो फीमेल सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर प्यूबर्टी के बाद फीमेल में एस्ट्रोजन की सिक्रीशन कम हो रही है तो वो इनफर्टाइल हो जाएगी, यानी कि उसमें एग की प्रोडक्शन नहीं होगी, वो कंसीव नहीं कर सकती, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, दैट इज़ फॉर इनफर्टिलिटी, और इसको आप स्टेरिलिटी कहते हो। और उसके अलावा सेकेंड जो हमने प्रॉब्लम बताई दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस होने के भी चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है। प्रोजेस्टेरॉन, जब प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन होती है या इसकी जब सिक्रीशन स्टार्ट होती है तो इसका काम, सबसे पहला काम क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, या यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है एफएसएच, उसकी सिक्रीशन को ये रोक देता है। क्योंकि अभी बताया एफएसएच का काम क्या है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टार्ट करवाना। फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है, इट मीन्स के एग बनेगा, एग बन रहा है, इट मीन्स के एग रिलीज होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादातर तब रिलीज होता है जब प्रेगनेंसी हो, जब एक फीमेल कंसीव कर ले, प्रेग्नेंट हो जाए, तो उस दौरान प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी स्टेट में यूट्रस को मेंटेन करने के लिए भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। तो एट अ टाइम, एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, यानी कि एक से ज़्यादा एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि स्पर्म्स की अगर हम बात करें तो मेल बॉडी से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा मिकदार में स्पर्म्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र होते हैं। एट अ टाइम सारे स्पर्म्स जो है वो एग्स के साथ फ्यूज नहीं हो सकते, तो इट मीन्स के प्रोजेस्टेरॉन एफएसएच एग डेवलपमेंट के प्रोसेस को सबसे पहले रोकेगा जैसे ही प्रेगनेंसी स्टेबल होती है। एफएसएच की सिक्रीशन को स्टॉप किया, इट मीन्स के ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को रोक रहा है, फॉलिकल्स को राइप होने से रोक रहा है। उसके अलावा इसका यूट्रस पे भी इफेक्ट होता है। यूट्रस पे इफेक्ट क्या होगा, एस्ट्रोजन ने यूट्राइन वॉल को थिक किया था, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी स्टेट में यूट्रस को मेंटेन करने के लिए या यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली यूट्राइन वॉल को थिक करता है, उसकी वॉल्स को फर्दर वेस्कुलराइजेशन उसमें कॉज करता है। वेस्कुलराइजेशन मतलब उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। यूट्रस के साथ साथ बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में भी थिकनिंग और वेस्कुलराइजेशन का काम करता है। एफएसएच की डेवलपमेंट को रोका, फॉलिकल्स को राइप होने से रोका, यूट्राइन वॉल में थिकनिंग कॉज की, वेस्कुलराइजेशन कॉज की, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में इन्वॉल्व है, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है, तो इट मीन्स के एग रिलीज ही नहीं होगा। एक बार एग रिलीज हुआ उसके बाद ओव्यूलेशन दोबारा नहीं होगी, तो इट मीन्स कि ये एग रिलीज यानी कि ओव्यूलेशन के प्रोसेस को सुप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। दैट्स वाई बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं उनके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, जो कि उस पिल के अंदर मौजूद होता है। तो इनसाइड द बॉडी भी ये एज अ बर्थ कंट्रोल पिल एक्ट कर रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उस टाइम पे एग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दोबारा एग की डेवलपमेंट या एग की फॉर्मेशन या एग का रिलीज जो है उसको इनहिबिट करने का काम प्रोजेस्टेरॉन ने करना है।
इट्स एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के मेजर कंपोनेंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल कौन सा हार्मोन है, वो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ना कि एस्ट्रोजन। यहाँ पे एक डायग्राम, एक इमेज ऐड किया बेटा आप लोगों के साथ, सिर्फ एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। कॉर्पस ल्यूटियम का मैंने नाम यहाँ पे शायद यूज़ किया, लिटनाइजिंग हार्मोन की वजह से येलो ग्लैंडुलर येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनता है। ये कब बनेगा, जब एफएसएच की वजह से ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी, फॉलिकल राइप करेगा और उसके राइपन होने के बाद ओव्यूलेशन होगी। यानी कि जब फॉलिकल की डेवलपमेंट कंप्लीट हुई, वो राइप हो गया, एग रिलीज़ हो गया, तो फॉलिकल फट जाता है, फॉलिकल रप्चर करता है तो एग रिलीज़ हो जाता है, जो कि ओवरी से आगे फिर यूट्रस में ट्रांसफ़र होता है। तो उस रप्चर्ड फॉलिकल का के ऊपर एस्ट्रोजन का इफेक्ट क्या होता है कि उसके वो रप्चर्ड फॉलिकल जो है वो आगे चेंज या कन्वर्ट हो जाती है एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम उसका नाम है, जो कि है ये वाला स्ट्रक्चर, दिस वन। ये कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है ताकि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है या प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बेसिकली यूट्रस को और मेंटेन कर रहा होता है प्रेगनेंसी स्टेट में। आफ्टर दैट गुनेड्स इन मेल्स, यानी कि टेस्टिस के अंदर कुछ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजोआ डेवलप होता है, जिससे आगे प्रॉपर्ली स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के दरम्यान में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के दरम्यान में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, एक रीजन होता है सेल्स का, इस रीजन के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स गुनेडल हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और सेकंड वन इज 17 बीटा हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पे जैसे कि हमने फीमेल्स में बात की कि फीमेल्स में ओवरीज के से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस से, तब कहीं जाके सिक्रीशंस होती हैं। इन द सेम वे टेस्टिस से भी में भी यही प्रोसेस चलता है कि हाइपोथैलेमस से ग्नेडोट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो ग्नेडोट्रॉफिक फैक्टर्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करें। जैसे कि फीमेल्स के केस में ओवरीज में होता है कि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर्स आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि वो ग्नेडोट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज़ करें, जैसे एफएसएच की रिलीज़ होनी है, एलएच की रिलीज़ होनी है। उसके बाद ओवरीज में जिन सेल्स से आगे फर्दर हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करके गुनेड्स यानी कि ओवरीज को सिग्नल देता है। तो ये पूरा स्केच जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था, हाइपोथैलेमस किस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह से उन चीज़ों की, उन हार्मोन्स की सिक्रीशन करता है जो दूसरे ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, वही पॉइंट, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स जो ग्नेडल हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन और 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। दीज हार्मोन्स आर बेसिकली मेल हार्मोन्स या गुनेडल हार्मोन्स। डेवलपमेंट की स्टार्ट होने के बाद जो फीटस के ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से बनते हैं, जो पुबर्टी तक फेयरली कॉन्स्टेंटली एक फेयर लेवल पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। लेकिन पुबर्टी के बाद लिटनाइजिंग हार्मोन की सप्लाई इंक्रीज़ होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल या उसकी कंसनट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, जो आगे सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। और वो क्या है, ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होना। मतलब क्या हुआ कि फीटस के अंदर भी जो सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है। पुबर्टी में भी जो मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट है वो भी इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है। यानी कि मेल्स में प्राइमरी कैरेक्टर्स बन रहे हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट हो रही है, ये इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है। उसके अलावा सेक्स ड्राइव के लिए जो सेक्स ड्राइव के इमोशंस बनते हैं उन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। सेक्स ड्राइव की जो प्रमोशन है वो इन हार्मोन्स की वजह से ही होती है। अगर किसी भी मेल में इन हार्मोन्स, किसी भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स या मेल हार्मोन्स या गुनेडल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो तो उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी कि उनके अंदर वो उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होंगे। जैसे कि हमने फीमेल्स में कहा, अगर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो फीमेल सेक्सुअली मैच्योर नहीं होती है। सेम इज़ द केस इन मेल्स कि अगर उनके अंदर मेल हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हुई है, डेफिशिएंसी है, तो मेल्स के अंदर वो मेल्स जो है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होंगे। ठीक है, उनके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होंगे।
सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाइक बियर्ड की ग्रोथ हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट उनमें आपने देखा होगा कि जो मेल्स जो जवान हो रहे होते हैं, जो लड़के, उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो रीज़न क्या होती है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली डेवलप हो रहे होते हैं इन हार्मोन्स की सिक्रीशंस की वजह से। तो आपकी बुक पे एक एग्जांपल दी गई डेफिशिएंसी के लिहाज से, आप वो एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। कैस्ट्रेटेड मेल्स, कैस्ट्रेटेड मेल्स वो मेल्स होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस जो है वो किसी न किसी वजह से डैमेज हो जाती हैं या ख़त्म हो चुके होते हैं। तो उन मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। क्यों? टेस्टिस नहीं है, टेस्टिस नहीं है, मेल हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, मेल हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो मेल्स जो है वो सेक्सुअली मेच्योर नहीं होंगे। उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी हद तक, यानी कि उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी बहुत अपीयरेंस इमेच्योर फीमेल जैसी उनकी अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक गिवन है जहाँ पे आपका बेसिकली ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का जो पोर्शन है, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन का पोर्शन जो है वो थोड़ा बहुत रिलेट करता है, या केमिकल कोऑर्डिनेशन का पोर्शन जो है वो थोड़ा बहुत रिलेट करता है, दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म। अगर आपको याद हो बेटा तो हमने चैप्टर नंबर 15 में फीडबैक का पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आपने बताया था कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक उसके रिसेप्टर्स जो स्टिमुलाई को या चेंज को डिटेक्ट करते हैं। सेकेंडली हमने नाम लिया था इसमें कंट्रोलिंग सेंटर का, जैसे कि हमारा ब्रेन है वो कंट्रोलिंग सिस्टम जो उस सिस्टम को, उस काम को, उस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा होगा। और थर्ड वन इफेक्टर, जो चेंज आया है उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है वो इफेक्टर्स करते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा कि एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पे एक इंटरेक्शन हो रहा है जिसमें एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो है वो एक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, एक कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो एक मैकेनिज्म बॉडी की नीड के लिहाज से काम कर रहा है, लेकिन बॉडी की नीड के लिहाज से वो जो काम कर रहा है वही काम उस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ इंटरेक्शन जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म खुद अपने ही प्रोडक्ट्स की वजह से कंट्रोल हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बेटा आपने एज सच ही याद करनी है, अगर बुक वाली भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही लिखी हुई है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देना चाहें तो हमारी बॉडी या जो भी दो सिस्टम्स, जो एक सिस्टम बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो सिस्टम्स होते हैं, टू अपोजिंग सिस्टम्स देखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कार की एग्जांपल देते हैं, गाड़ी में एक एक्सीलरेटर होता है, ठीक है, और एक ब्रेक होती है। अगर आप कहो कि गाड़ी के अंदर एक्सीलरेटर है ब्रेक नहीं है, कार तब भी मूव नहीं करेगी। अगर आप कह रहे हो कि गाड़ी में ब्रेक है लेकिन एक्सीलरेटर नहीं है, गाड़ी तब भी चल नहीं सकती है। सेम इज़ द केस इन बॉडी फंक्शंस, कि बॉडी फंक्शंस में दो अपोजिंग सिस्टम्स का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई एक सिस्टम, दो अपोजिंग सिस्टम्स में से कोई एक सिस्टम अगर एक काम को स्टार्ट कर रहा है तो वो दूसरा सिस्टम जो होगा वो उस काम को रोकेगा। यानी कि अगर एक एक्सीलरेटर है तो अदर वन विल बी इनहिबिटर्स, ठीक है। इसी तरह से अगर एक हार्मोन बॉडी में किसी काम को प्रमोट कर रहा है या स्टिमुलेट कर रहा है तो दूसरा जो है वो इस काम को चेक करेगा कि जितनी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अगर वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद उसने क्या करना है, जो दूसरा हार्मोन है जो चेकिंग कर रहा है वो क्या करेगा, वो उस चीज़ की जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद उस काम को रोक देगी, ठीक है। जैसे इस पूरे इंटरेक्शन को हम बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक मैं कह रही हूँ कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज हुआ है, हार्मोन ए, दूसरा हार्मोन है हार्मोन बी। एक हार्मोन की हमें रिक्वायरमेंट है, या कहने कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रेजेंट है 2 ml की रिक्वायरमेंट के लिहाज से, लेकिन रिक्वायरमेंट हमें उसकी 10 ml है। यानी कि हमें 10 ml रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी कितना प्रेजेंट है, 2 ml प्रेजेंट है, तो कितनी और कितना हार्मोन बनेगा तो वो 10 ml तक पहुँचेगा, दैट विल बी 8 ml। 8 ml की प्रोडक्शन हुई, 10 ml की रिक्वायरमेंट थी, कंप्लीट हो गया। 10 ml से अगर हार्मोन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है, मतलब 15 हो गई है, 16 हो गई है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि सोर्सेज को ये मैसेज भेजा जाएगा कि इस हार्मोन की प्रोडक्शन को रोक दिया जाए। मतलब एक मैकेनिज्म चल रहा है, एक काम बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिहाज से एक काम हो रहा है, जब वो काम रिक्वायरमेंट के लिहाज से पूरा हो गया तो उस काम को, उस काम की जो प्रोडक्ट्स है वही उस काम को जाके रोक देंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इस फीडबैक मैकेनिज्म को हम एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो एग्जांपल है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि पिट्यूटरी और जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके दरमियान में इंटरेक्शन होती है। जैसे कि आपने पीछे भी बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर लोब है उसको आप मास्टर ग्लैंड का नाम देते हो, क्यों? क्योंकि वो अपने हार्मोन्स के अलावा उन ट्रॉफिक हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी करता है जो बेसिकली दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन या हार्मोन्स के रिलीज़ करने के काम को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे बेसिकली थायराइड ग्लैंड की।
थायराइड ग्लैंड में देखिए, थायराइड ग्लैंड को जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेशन नहीं मिलती उससे हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेसफुल कंडीशन यहाँ पे दी गई है, दैट इज़ लो बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहला पॉइंट, ये एक स्ट्रेस कंडीशन है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। आपको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 36 से 38 की रेंज के दरमियान में होता है, जिसमें ऑप्टिमम हम बताते हैं 37। जस्ट कंसिडर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 30, 25 या 20 पे चला गया, इट विल बी अ लो बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू अवर ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये लो बॉडी टेम्परेचर हमारे हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, मतलब उसको सिग्नल देंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कम है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो हार्मोन रिलीज करो जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, वो उन फैक्टर्स या उन हार्मोन्स को रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करेंगे जाके, या उसको सिग्नल देंगे। अब वो हार्मोन्स कौन से होंगे, दोज हार्मोन्स विल बी थायराइड स्टिमुलेटिंग और रिलीजिंग थायराइड रिलीजिंग फैक्टर्स या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, इस तरह भी आप कह सकते हो। ये फैक्टर्स या ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब तक जाकर ये क्या काम करेंगे, वहाँ से उस हार्मोन को रिलीज करवाएंगे जिस हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए। और वो हार्मोन्स कौन से होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाएंगे थायरॉक्सिन T3 या T4 की सिक्रीशन के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH रिलीज़ किया, TSH ने जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट दिया, उसको सिग्नल दिया कि भाई बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, अब तुम अपने हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू हो। थायरॉक्सिन रिलीज़ होना शुरू हुआ, थायरॉक्सिन के रिलीज़ होने से क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होना शुरू होगी, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई जिसकी वजह से ATP जनरेट होगा, ATP जनरेट होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो आपके बॉडी का टेम्परेचर जो लो हुआ था वो बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से 36 से 38 पे मेंटेन हो जाएगा। तो इट मीन्स कि बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया, बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से के साथ साथ थायरॉक्सिन का लेवल भी इंक्रीज़ हो गया। अब ये दोनों काम जब होंगे, यानी कि जब बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया या बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया और थायरॉक्सिन का लेवल भी इंक्रीज़ हो गया ब्लड के अंदर, तो इसकी वजह से अब यहाँ पे काम क्या होगा, यानी यहाँ पे फीडबैक क्या आ जाएगा कि जिन हार्मोन हाइपोथैलेमस के जिन सेल से हार्मोन रिलीज़ हो रहा था और पिट्यूटरी ग्लैंड के जिन सेल से TSH रिलीज़ हो रहा था और TSH रिलीज़ हो रहा होगा, उन सेल्स को स्टिमुलेट किया जाए, उन सेल्स को सिग्नल भेजा जाएगा कि वो अपना काम रोक दें, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, जब थायरॉक्सिन रिलीज़ होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ATP जनरेट होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। जब ये तीन काम होंगे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज़ हुआ। इन दोनों चीज़ों की इंक्रीज़ होने की वजह से जितनी रिक्वायरमेंट थी बॉडी की टेम्परेचर के लिहाज से वो कंप्लीट हो गई है। अब इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा कि ब्लड, क्योंकि आपको पता है कि जो हार्मोन है वो ब्लड के अंदर मौजूद होता है, तो इट मीन्स ये सबसे पहले जाके किसको सिग्नल देंगे, सबसे पहले उन्हें जाके सिग्नल देना है हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को, किस चीज़ के लिए, कि इन फैक्टर्स की प्रोडक्शन को ये रोक दे। जैसे ही वो इस हाइपोथैलेमस के सेल्स को सिग्नल देंगे, हाइपोथैलेमस के सेल्स क्या करेंगे, इसकी सिक्रीशन को स्टॉप कर देंगे। इसकी सिक्रीशन स्टॉप हुई, इट मीन्स के पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH की सिक्रीशन रुक जाएगी, और जब TSH की सिक्रीशन रुक जाएगी तो थायरॉक्सिन की सिक्रीशन भी ज़रूरत के मुताबिक जो पूरी हो चुकी है उसके अलावा एक्स्ट्रा सिक्रीशन फिर नहीं होगी। इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैकेनिज्म चला है या जो रिस्पॉन्स आया वो नेगेटिव था, दिस इज़ अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट टू दिस इज लास्ट पोर्शन ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ नर्वस डिसऑर्डर्स। हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम स्टडी करते हैं, इनको हम नर्वस डिसऑर्डर्स का नाम देंगे। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 3 नर्वस डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। एक है पार्किंसंस डिजीज़, सेकेंड वन इज़ एपिलेप्सी एंड द थर्ड वन इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़। यानी कि नर्वस सिस्टम में से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। पार्किंसंस डिजीज़, क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने जिसने सबसे पहले डिस्क्राइब की थी उसका नाम पार्किंसन है, तो साइंटिस्ट की बेस पे इसको हम पार्किंसंस का नाम देंगे। ये एक नर्वस डिसऑर्डर है, ठीक है। इस नर्वस डिसऑर्डर की इंडिकेशंस क्या हैं, आप इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हो। इनमें होते हैं इनवॉलंटरी ट्रीमर्स होते हैं, मोटर पावर और रिजिडिटी जो है वो डिमिनिश होते हैं। लेकिन इस डिज़ीज़ की वजह से हमारी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, मतलब जो हमारी थिंकिंग एबिलिटी है, हम जो सोच विचार करते हैं उसकी पावर, जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, हमारी सोचने की जो सलाहियत है वो कम नहीं होती है। इनवॉलंटरी ट्रीमर्स क्या होते हैं, बहुत आसान जुबान में कहते हैं झटके लगना। जैसे आपने देखा होगा कुछ जो बूढ़े लोग होते हैं, एजिड जो होते हैं, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, उनमें आपने देखा होगा उनके हाथ जो है वो कांपते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी जो है वो लरसती है, शिवरिंग होती है।
वो इनवॉलेंट्री है, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे भी यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि पार्किंसंस डिजीज़ 50 और 60 की एज में होती है। तो 50-60 की एज यानी कि ओल्ड एज जो है उसमें कुछ लोगों में ब्रेन सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाता है, ब्रेन सेल्स की वर्किंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो उनके अंदर इन्वॉलंटरी ट्रीमर्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। फिर जैसे जैसे वो 60 से 90 की तरफ जाएंगे ये चीज़ उनमें ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इन्वॉलंटरी का मतलब आपको पता है जो चीज़ हमारे इख्तियार में ना हो या हमारी मर्ज़ी से ना हो, ठीक है। अब इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, लेकिन मोस्टली कहने के न्यूरोलॉजिस्ट का बिलीव यही है कि ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में सेल की डेथ हो जाती है, ब्रेन सेल्स की डेथ होती है, जिसकी वजह से डोपामाइन प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कि ब्रेन के उन सेल्स की डेथ हुई है, ब्रेन के वो सेल्स डेड होते हैं जो डोपामाइन की प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। एज यू नो डोपामाइन इज़ अ न्यूरो जो इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करवाता है। तो ब्रेन के उन सेल्स का डेड होना जो डोपामाइंस को प्रोड्यूस करते हैं, इट मीन्स पार्किंसंस डिजीज़ होती है, जिसको हम ज़्यादातर देख सकते हैं उन लोगों के अंदर जिनके अंदर ओल्ड एज में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ नहीं सकते। मोटर पावर का मतलब है कि बॉडी की मूवमेंट जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, वो किसी भी चीज़ में कहने की रिजिडिटी शो नहीं कर सकते, यानी कि आप सिंपल ये कह सकते हो कि बॉडी की मूवमेंट लाइक स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है वो थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। ये डिजीज़ स्टार्ट कब होती है? 50s की एज में या 60s की एज में होती है। स्लोली प्रोग्रेसिव है। स्लोली प्रोग्रेसिव मीन्स कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना असर दिखाना शुरू करती है, ये कहने के ज़्यादा होना शुरू होती है। तो इस वजह से पेशेंट्स जो हैं जो पार्किंसंस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम तक जो है काफ़ी सालों तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि 60 की एज में अगर आप कह रहे हो कि किसी के अंदर आपको ट्रीमर्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो 90 की एज में वो थोड़े और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। या कहने के 60 से 70 एज में गए थोड़े से और ज़्यादा हुए, 80 में गए थोड़े और ज़्यादा हुए, 90 में गए थोड़े और ज़्यादा हुए। तो इट मीन्स ये स्लोली प्रोग्रेसिव है, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना इफेक्ट या कहने के अपने जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर करना शुरू करते हैं। ये तो चले हो गया ट्रीमर्स, हमने कहा ओल्ड एज के लिहाज से। समटाइम्स ये डिज़ीज़ जो है वो हेड ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। हेड ट्रॉमा मतलब जैसे किसी यंग एज में किसी को सर पे चोट लग जाए तो उसकी वजह से भी ब्रेन सेल्स जो है वो डेड हो सकते हैं, डोपामाइन की प्रोडक्शन रुक सकती है और उनमें ट्रीमर्स या पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो देखी जा सकती है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? हम इसमें इफेक्टिव ड्रग दे सकते हैं, इफेक्टिव ड्रग्स, लेकिन वो वाले ड्रग्स जैसे कि एल डोपा है, वो वाले ड्रग्स जो डोपामाइन की प्रोडक्शन करवाएंगे। लेकिन इसका एक कहने के नुकसान ये होता है कि क्योंकि हमें आपको पता है कि हम जब इसको एल डोपामाइंस को हम, क्योंकि एक इफेक्टिव ड्रग है, इसको जब हम हमारे ब्लड में जो एंजाइम्स मौजूद हैं जब आप इसको इंजेक्ट करवाते हो, एल डोपामाइन दिया जाता है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो एंजाइम्स हैं वो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। एल डोपामाइन का हमारे ब्लड में इनसाइड द बॉडी एंटर होने के बाद इसका काम करता है ये डोपामाइन में चेंज होगा। तो जब तक डोपामाइन ने हमारे ब्रेन सेल्स तक पहुंचना है, अपना काम शुरू करना है, उससे पहले ही डोपामाइन को किल कर दिया जाता है, क्योंकि ब्लड में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, वो फॉरेन सब्सटेंसेस को या फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रहे होते हैं। तो एल डोपा को जब एज अ इफेक्टिव ड्रग पार्किंसंस डिजीज़ में बॉडी में एंटर करवाया जाता है तो हमारे ब्लड के एंजाइम्स जो है इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है मंकीज़ और रैट्स में कि एक्सपेरिमेंटली इनको जब एक प्रोटीन दी गई थी, GDNF प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जब ये दिया गया था उनके अंदर डोपामाइन की जो बूस्टअप करने की एबिलिटी है या अपटेक करने की एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई थी। तो ये एक नेचुरली एक्टिंग प्रोटीन है। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूफ भी की गई है कि अगर हम GDNF प्रोवाइड करें, GDNF उन लोगों को दें जो पार्किंसंस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके अंदर डोपामाइन को बूस्टअप करने की या उसको अपटेक करने की एबिलिटी या उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट है। सेकेंड डिसऑर्डर है हमारे पास एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं मिर्गी का दौरा पड़ना। से कोई भी एपिलेप्सी की कोई एज नहीं है, ज़्यादातर कहते हैं कि ये बिफोर 30 की एज पे होती है, यानी कि 30 साल से पहले, बचपन में भी हो सकती है, ठीक है, या उसके बाद भी हो सकती है। 30 की एज से, यानी 30 बिफोर 30 एज का मतलब यही है कि बचपन में भी हो सकती है, जो आगे क्योर होती रहती है, या कहने कि इसका झटके जो हैं वो लगते रहते हैं। समटाइम्स थ्रू आउट लाइफ भी ये प्रॉब्लम रहती है, और समटाइम्स ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है, ट्रीटमेंट भी इसका हो जाता है। इट्स अ कन्वल्सिव नर्वस डिसऑर्डर। कन्वल्सिव का मतलब क्या होता है? झटके लगना, ठीक है। एपिलेप्सी में जैसे मर्गी के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर आप में से किसी ने देखा होगा कभी, तो कभी नोट कीजिएगा, उनको झटके लगते हैं, दौरे आते हैं। तो नर्व में कुछ चेंजेस आते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से ये झटके लगते हैं,
ठीक है। तो हम इस डिसऑर्डर को कैसे करेक्टराइज करते हैं, दो तरह से हम इनको करेक्टराइज कर सकते हैं। एक है इसमें अब्रप्ट ट्रांजिट होती है और समटाइम्स फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होते हैं ये जो कॉन्शियसनेस में चेंजेस आती हैं। यहाँ पे क्योंकि आपकी बुक में कुछ सीक्वेंस इस तरह से दिया हुआ है कि हम इसको पहले सेकेंडरी चेंजेस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम प्राइमरी चेंजेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेकेंडरी चेंजेस क्या होते हैं कि अचानक से हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स हैं कुछ देर के लिए उसमें चेंजेस आती हैं। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, चेंजेस कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए। मतलब कुछ टाइम का मतलब क्या है, कुछ सेकंड्स भी हो सकते हैं, कुछ मिनट्स भी हो सकते हैं, 1-2 घंटे के लिए भी हो सकता है। यानी कि कुछ देर के लिए हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, ब्रेन के जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं उनमें अब्रप्ट चेंजेस आती हैं। जैसे हमारा जो मोटर एरिया जो होता है हमारे ब्रेन का, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, या सेंसरी एरियाज़ जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, या साइकिक एरियाज़ जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या ऑटोनॉमिक एरियाज़ जो हमारे बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उन एरियाज़ में अगर किसी भी तरह का अचानक से कोई तब्दीली आती है, कोई चेंज आता है, तो उसकी वजह से झटके आते हैं। उसके अलावा फ्रीक्वेंटली समटाइम्स होता है कि कॉन्शियसनेस में चेंजेस आती हैं। कॉन्शियसनेस में चेंजेस का मतलब क्या है कि जो याददाश्त या जो मेमोरी स्टोर करने वाला हमारा पार्ट है उसमें ये चीज़ स्टोर ही नहीं होती है, कहने कि वो मेमोरी बनती ही नहीं है कि मिर्गी के दौरान, इसके झटके के दौरान हुआ क्या था। समटाइम्स कुछ पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि जब उनको मिर्गी का दौरा था तो उसके बाद जब वो ठीक होते हैं, उस दौरे से कवर अप करते हैं, रिकवर होते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि हमें हुआ क्या था। ठीक है, दैट इज़ के कॉन्शियसनेस में चेंजेस आती हैं, यानी कि जो मेमोरी स्टोर करने का पार्ट है या एरिया है हमारा ब्रेन का, उसमें वो चीज़ स्टोर ही नहीं होती है कि मिर्गी के दौरे के दौरान हुआ क्या था या उनके साथ उनमें क्या तब्दीली आ रही है। तो ये बेसिकली सेकेंडरी चेंजेस हैं। प्राइमरी चेंज क्या होता है कि सडनली हमारा जो ब्रेन का फंक्शन जो हमारे नर्व इम्पल्स के साथ रिलेट कर रहा होता है, हमारे ग्रे मैटर में जो इलेक्ट्रिक चेंजेस आती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस रैपिडली जो चेंज होती हैं, वो भी सडन अल्ट्रेशंस करते हैं कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए। वो चेंजेस जो हैं वो झटकों की शक्ल में नज़र आना शुरू होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्राइमरी कॉज होगी दैट विल बी नर्व इम्पल्स। जैसे कि हमने नर्व इम्पल्स में हमने सेकंड पार्ट उसका पढ़ा था एक्शन का, उसमें हमने ये चीज़ बताई थी कि पहले तो एक नॉर्मल पोलराइज स्टेट होती है इम्पल्स की। जैसे इम्पल्स मिलेगी, यानी कि एक न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स पोलराइज स्टेट में होगी, इम्पल्स मिली, इम्पल्स के बाद उसमें चेंज क्या है कि वो पहले डीपोलराइज हुई, रीपोलराइज हुई, हाइपर हुई और फिर उसके बाद रिकवर हुई। इसी तरह से फिर दोबारा से वही चीज़ हुई, डीपोलराइज, रीपोलराइज, हाइपर और देन अगेन से रिकवर हुई। तो इस ड्यूरेशन के दौरान, जैसे ये जो एक छोटी सी ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के दौरान अगर चेंज ऐसा आए कि ये एक इम्पल्स, यहाँ पे भी आप देखें हमारे पास अभी 2 इम्पल्सेस आई हैं, एक इस साइड पे एक इम्पल्स हमने देखी, एक इम्पल्स हमने इस टाइम पे देखी। तो सडनली अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस की वजह से ग्रे मैटर में अगर वो इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत रैपिडली हुए हैं, यानी कि एक वक्त में 1 या 2 की बजाय 20, 50 या उससे ज़्यादा इम्पल्सेस मिली हैं, तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं या हमारे ब्रेन के जो कुछ डिफरेंट एरियाज़ हैं उनमें सडनली अल्ट्रेशंस होती हैं। अल्ट्रेशंस का मतलब आपको पता है चेंजेस को कहते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस एंड नॉट चार्जेस। तो यहाँ पे ये इम्पल्स जो है बहुत सारी एक साथ जो इम्पल्स आती हैं उसकी वजह से जो ये सेकेंडरी चेंजेस हैं ये आना शुरू होंगी। सो प्राइमरी चेंज क्या है, एक टाइम में एक साथ बहुत सारे इम्पल्सेस का आना, यानी कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस होना, जिसकी वजह से ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ में चेंजेस आती हैं। ब्रेन में अल्ट्रेशंस हुई, ब्रेन के फंक्शन में अल्ट्रेशंस हुई, तो इट मीन्स के सेकेंडरी चेंजेस आएंगे जिसके रिजल्ट में एपिलेप्सी के या जो मिर्गी के झटके हैं वो लगना शुरू होते हैं। सो इसका ऑनसेट यानी कि डिजीज़ कब स्टार्ट होती है, बिफोर द एज ऑफ 30, बचपन में भी हो सकती है, उसके बाद भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली कहते हैं कि 30 एज के बाद हो तो दैट विल बी ऑर्गेनिक डिजीज़, यानी कि कोई फिजिकल रीज़न हो सकती है, कोई फिजियोलॉजिकल रीज़न हो सकती है। यानी कि फिजिकल रीज़न मीन्स कि समटाइम्स चोट लगने की वजह से भी हो सकती है। अगर आप फिजियोलॉजिकल रीज़न की बात करें तो उसमें एक रीज़न होती है इमोशनल, जिसको आप कहते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आपकी बुक पे ये पॉइंट मेंशन भी है कि कुछ पेशेंट्स में इमोशनल डिस्टर्बेंस भी जो है वो एक ट्रिगर रोल का, एक सिग्निफिकेंट ट्रिगर के तौर पर एक्ट कर रही होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं उनके ब्रेन में भी इस तरह में ब्रेन के जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, ब्रेन के जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, उनमें ये सडन एब्रप्ट चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस एपिलेप्सी की रीज़न या उसकी कॉज हो सकती हैं। इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसके लिए एक मशीन अवेलेबल है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी।
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी EEG इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो एपिलेप्सी के लिए को डायग्नोस करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स दिए जाते हैं, क्योंकि हमने कहा कन्वल्सिव नर्वस डिसऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है फिर हम वो मेडिसिन देंगे जो उन कन्वर्जेंस को, उन झटकों को रोक सकती है। दीज आर बेसिकली मस्कुलर रिलैक्सेंट्स। मस्कुलर रिलैक्सेंट्स का मतलब क्या है कि ये मसल्स को ज़्यादातर रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से उस कंडीशन को उस टाइम पे कंट्रोल किया जाता है। एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए अल्कोहल के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि जो पेशेंट्स एपिलेप्सी से सफ़र कर रहे हैं उनको अल्कोहल नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अल्कोहल जो वो एपिलेप्सी को बढ़ा देता है, मतलब एग्रावेट करता है। एग्रावेट का मतलब है बढ़ा देना। द लास्ट वन इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़। सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था एलोइस अल्जाइमर ने 1907 में। तो इस साइंटिस्ट या इस न्यूरोलॉजिस्ट की बेस पे इसका नाम इस डिजीज़ को नाम दिया गया है। ये डिजीज़ होती कब है? जब हमारा ब्रेन का फंक्शन जो है वो जब डिक्लाइन होता है, तब हम कहते हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ के होने के चांसेस होते हैं। आपकी बुक में मेंशन है कि ये एज के साथ साथ होते हैं। ज़रूरी नहीं है एज के साथ साथ हों, ये जेनेटिकली भी हो सकते हैं या एल्यूमिनियम आयंस की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ में क्योंकि ब्रेन अपना फंक्शन नहीं कर रहा होता है, यानी ब्रेन का फंक्शन जब वो कम होना शुरू हो जाता है, तो इट मीन्स कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर उन डिजीज़ की तरह के होंगे, सेम उन डिजीज़ की तरह के होंगे जिनकी वजह से डिमेंशिया कॉज होता है। डिमेंशिया मतलब जिनमें मेमोरी लॉस होती है, मेमोरी स्टोर नहीं होती है, यादाश्त जो है वो जो यादाश्त बनाने वाला या मेमोरी प्रोड्यूस करने वाला जो पार्ट है ब्रेन का, वो फंक्शन नहीं कर रहा होता। उसके बाद इसके अगर हम कॉज के लिहाज से देखें तो दिस अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन मीन्स के हमारे जेनेटिक मटीरियल में जो जीन्स हैं, कुछ जीन्स जो हैं वो इस डिज़ीज़ को प्रमोट करने में इन्वॉल्व होते हैं, और अगर तो ये डिज़ीज़ जेनेटिकली है तो इट मीन्स कि ये फैमिलीज़ में रन करती है, यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट होगी। सेकेंड एविडेंस आपको बताया कि एल्यूमिनियम का हमारे ब्रेन सेल्स में उसका लेवल इंक्रीज़ कर जाना, इट मीन्स कि अल्जाइमर डिजीज़ को ये प्रमोट करता है। तो बेटा यहाँ पे हमारा नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन ओवरऑल कंप्लीट होता है। इसमें लास्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज़ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन। ड्रग्स की बेस पे यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रग का नाम दिया गया है, दैट इज़ निकोटीन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का हमने पॉइंट पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास साइनेप्स वाला पॉइंट जो होता है न्यूरॉन की जो एंडिंग्स होती हैं, उसको हमने कहा था कि जहाँ से इम्पल्स आती है वो होती है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट की जाती है उस न्यूरॉन की एंडिंग को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो निकोटीन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो निकोटीन जो है बेटा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों के केस में पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को इफेक्ट करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे भी कि एसिटाइल कोलाइन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर एज अ मेन न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करती है, तो निकोटीन जो है ये एसिटाइल कोलाइन की तरह का एक्ट करती है, मतलब उसको कॉपी करती है, जिसकी वजह से जिन रिसेप्टर्स ने इस न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करना होता है वो निकोटीन को एसिटाइल कोलाइन कंसिडर करके बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिविटीज़ जो हैं होंगी जो समटाइम्स कहने के हमारी ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम की कोऑर्डिनेशन के लिए अच्छी नहीं भी हो सकती। तो इट मीन्स के निकोटीन जो है इट्स अ स्टिमुलेंट जो नर्व इम्पल्स के स्टिमुलेंट के तौर पे एक्ट करती है। तो अगर निकोटीन एसिटाइल कोलाइन की तरह एक्ट कर रही है और रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, तो ये हार्ट बीट रेट को इंक्रीज़ कर देती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है, और हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मोटिलिटी हो रही होती है, चीज़ों की मूवमेंट हो रही होती है, उसको इंक्रीज़ करती है। इस मोटिलिटी इंक्रीज़ या बहुत ज़्यादा होने की वजह से वॉमिट भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। और उसके अलावा जो वाटर रिटेंशन है, वाटर रिटेंशन मतलब कि जैसे हमने कहा था कि किडनीज़ के ज़रिए यूरिन की प्रोडक्शन होती है, अगर निकोटीन मौजूद हो और वो एज आ न्यूरोट्रांसमिशन एक्ट कर रही हो, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट कर रही हो, तो उसकी वजह से किडनीज़ के ज़रिए वाटर बाहर नहीं जाता, वाटर जो है वो हमारी बॉडी में ही रह जाता है। जब वाटर हमारी बॉडी में रिटेन हो जाए तो इट मीन्स कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो इट मीन्स ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ ही होगा, ब्लड प्रेशर पर भी इसका इफेक्ट होगा। बेटा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस ज़रूर करेंगे, या अपने लाइव क्लास में आपके क्वेश्चंस को मैं क्लियर आउट कर दूँगी। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।